हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के थिंकर होप्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था, उनकी कृतियाँ देखी थी। उसके बाद देखा कि किन किन थिंकर्स की उन पर इन्फ्लुएंस थी। उसके बाद हमने देखा कि मानव स्वभाव के बारे में उनके क्या विचार थे। उसमें हमने देखा था कि मानव स्वभाव के वो एक पक्ष को देखते हैं जो कि बुरा पक्ष है। वो कहते हैं मानव स्वभाव स्वार्थी है और उसको अपनी संपत्ति, अपने जीवन की रक्षा करना उसका सबसे पहला एम है। वो जो भी कार्य करता है, चाहे वो दया करे, परोपकार करे, दूसरों की सहायता करे, वो सब स्वार्थ के कारण करता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य लगभग समान होते हैं, तो उनमें निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। प्रतिस्पर्धा किसके लिए? भाई लाभ के लिए या फिर यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने देखा कि उसमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मानव जीवन का सिर्फ एक ही पक्ष होता है, वो सिर्फ बुरा ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार दिए हैं। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को होप्स प्राकृतिक अवस्था या फिर स्टेट ऑफ नेचर कह लो की संज्ञा देते हैं। यानी जब राज्य नहीं था, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले की स्थिति क्या थी। मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद, जो कि मैंने बताया क्या था कि मनुष्य बुरा है, वह ये बताते हैं कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा और क्या स्थिति होती है। होप्स तार्किक ढंग से अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसी कि पूर्णतः स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों के नियंत्रण सत्ता के अभाव में होती है। यानी सब मनुष्य क्या हैं, लगभग शक्ति में समान हैं और सब क्या हैं, स्वार्थी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक स्वार्थी और लगभग समान व्यक्तियों को साथ में छोड़ दो बिना किसी नियंत्रण सत्ता के, तो जैसी हालत उन लोगों की होगी वैसी ही प्राकृतिक अवस्था थी। होप्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह पूर्णतः एक अराजकता की अवस्था है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। ये इस कारण था कि सभी मनुष्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा, भय तथा प्रतिस्पर्धा वैभव की इच्छा सर्वाधिक बलवती थी। होप्स ने इसे पूर्व सामाजिक दशा कहा है, जिसमें मानव जीवन नारकीय, असहनीय और भार स्वरूप था। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था। अमानवीय गुणों के कारण मानव जीवन भयंकर और अव्यवस्थित था। यानी उन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, निरंतर उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी, भय और आतंक का वातावरण था। होप्स का कहना है कि ऐसी दशा में जब प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की स्थिति होती है, तो मनुष्य पर दूसरे के आक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है तथा इस कारण समस्त मनुष्य निरंतर भय की अवस्था में रहते हैं। भाई उनको डर लगता रहता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास रखते हैं वो, और सब की शक्तियाँ समान हैं, तो डर लगता है कि दूसरा कब मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, तो इस कारण वह निरंतर भय की अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होता है और किसी भी प्रकार की प्रगति अथवा विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे संघर्ष के वातावरण में कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई प्रगति मनुष्य कर सकते हैं। होप्स ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी होप्स ने क्या कहा कि ऐसी दशा में कोई भी विकास की कल्पना नहीं हो सकती, ना उद्योग धंधों की, ना कोई संस्कृति की, ना यातायात के साधनों की, इन चीज़ों का यहाँ कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक, क्षणिक होता है। पूछा जाए कि प्राकृतिक अवस्था की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मनुष्य का जीवन वहाँ कैसा होता है, एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक और क्षणिक। यानी हर टाइम भय लगता रहता है कब क्या हो जाए। ऐसी अवस्था में उचित अनुचित और न्याय अन्याय का कोई भेद नहीं रह जाता। शक्ति और धोखा मनुष्य के प्रमुख गुण हो जाते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा अच्छे से धोखा दे सकता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और केवल यह नियम लागू होता है। उन्होंने क्या कहा, क्या नियम लागू होता है प्राकृतिक अवस्था में? जो कोई भी कुछ भी ले सके और जितनी देर तक अपने पास रखने में समर्थ हो,
वह उतने समय तक उसका हो जाता था। ठीक है, अपनी शक्ति के बल पे किसी ने कोई चीज़ रख ली, जितने टाइम तक वो अपने पास रखने में समर्थ है उतनी देर तक वो उसकी, अगर उससे किसी और छीनने में कोई और समर्थ हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली कोई और हो गया, तो वो चीज़ किसी और की हो जाएगी। ठीक है, तो निरंतर अराजकता की अवस्था बनी रहती है। होब्स के प्राकृतिक अवस्था के वर्णन से इसकी 3 विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। इस अवस्था में नैतिकता का 3 अवस्थाएं। पहली, नैतिकता का क्या होगा? पूर्ण अभाव। नैतिक, क्योंकि मनुष्य नैतिकता की शिक्षा समाज में रहकर ग्रहण करता है और प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी, अतः मनुष्यों को नैतिकता अनैतिकता का कोई ज्ञान नहीं था। इस अवस्था में न्याय भावना नहीं थी। न्याय राज्य व्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है, क्योंकि उस अवस्था न्याय अन्याय की वैधता का परीक्षण करने वाले कोई भी कानून नहीं थे। यानी उस अवस्था में न्याय अन्याय की वैधता का परीक्षण करने वाला क्या था? कोई कानून था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि सब एक समान शक्तिशाली थे, कोई नियंत्रण सत्ता नहीं थी। सत्ता नहीं थी तो कानून बनाने वाला कोई था नहीं। जो भी जिसने छीन लिया, जितनी देर तक छीन सका, वो उसकी हो जाएगी। तो अन्याय का कुछ भी वहाँ पर ज्ञान उनको नहीं था। होब्स के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, क्योंकि अस्थिरता और संघर्ष के वातावरण में स्थायी संपत्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आलोचकों का मानना है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि मनुष्य कभी प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, क्योंकि समाजशास्त्रियों का मानना है कि आदिकालीन मानव जीवन में कोई न कोई सामाजिक जीवन व नैतिक नियम विद्यमान थे। ठीक है, समाजशास्त्री कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जैसे होब्स ने प्राकृतिक अवस्था बताई है कि कुछ भी नियम नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, चारों तरफ संघर्ष है, युद्ध का वातावरण है, सिर्फ उनको जान की रक्षा करनी है, छीनना है एक दूसरे से, कोई संपत्ति नहीं है, कोई न्याय भावना नहीं है। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि ऐसी कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं थी। अगर वो आदिकालीन थे तो भी कोई ना कोई सामाजिक जीवन या नैतिक नियम विद्यमान थे। जैसे लोग आदि मानव थे तो कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में, तो वहाँ कबीलों के नियम लागू होते थे। तो होब्स परंतु होब्स इसे ऐतिहासिक तर्कों से सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करते। वही उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, कि कोई प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा हुआ था। लेकिन होब्स का प्राकृतिक अवस्था का यह चित्रण इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि जब मनुष्य के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति ना हो तो मनुष्य इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी प्राकृतिक अवस्था क्या है? राज्य से पूर्व का एक कल्पनात्मक विकल्प है, कि राज्य नहीं है तो उसका उन्होंने कल्पनात्मक विकल्प दिया है कि अगर मनुष्य को कार्यों को आप नियमित नहीं करोगे, नियंत्रित नहीं करोगे तो ऐसी दशा हो जाएगी। तो उन्होंने इमेजिन किया है कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी रही होगी, कोई प्रूफ नहीं देते वो। तो ये थे उनके प्राकृतिक अवस्था से संबंधी विचार। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकार के बारे में वो क्या बोलते हैं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किसी के लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता, न ही न्याय अन्याय और उचित अनुचित के लिए कोई स्थान होता है। प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार होता है, लेकिन किसी सामाजिक और कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण ये अधिकार निरर्थक हो जाते हैं, और ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम हावी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के भय से त्रस्त रहता है। कोई नियम कानून नहीं है तो क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा छीन सकता है, वो ज़्यादा छीन लेगा। होब्स का मानना है कि मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होते हैं। ठीक है भाई, अगर आप अराजकता की, उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में क्या कहा? सब अराजक हैं, सब इक्वल हैं। तो अराजकता की अवस्था है, कोई नियंत्रण सत्ता नहीं है ऊपर, तो क्या होगा? सबके प्राकृतिक अधिकार समान होंगे। इसी कारण सबको एक दूसरे की हत्या और लूट मार का अधिकार मिल जाता है, जिससे जीवन असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि कोई न्याय अन्याय का भेद नहीं होता। तो क्या होता है कि ये भी अपनी हत्या कर सकता है, ये भी इसकी हत्या कर सकता है, सबके प्राकृतिक अधिकार सेम हैं। लेकिन सभी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। भाई कौन चाहता है कि मेरी हत्या हो जाए? तो अब वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में जीवन है असुरक्षित है, तो वो सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वे प्राकृतिक अवस्था में भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बना लेते हैं।
और इन नियमों का पालन करके मनुष्य अराजकता में भी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अराजकता मतलब प्राकृतिक अवस्था। इस प्रकार प्राकृतिक नियम में मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा, प्राण या जीवन रक्षा के लिए घातक हो। यानी सबसे प्रबल इच्छा क्या है? जीवन रक्षा। तो जीवन रक्षा के लिए अगर कोई चीज़ घातक है तो उसको ऐसे कार्य करने से रोका जाता है। इस तरह से जीवन रक्षा की कामना एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में सामने आती है और मनुष्य की तर्क बुद्धि उसे आत्मरक्षा का रास्ता दिखाती है। और इन्हीं तर्क बुद्धि के निर्देशों को होब्स ने प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी है। समझ में आई बात कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो अराजकता की व्यवस्था में, लेकिन मनुष्य में इतनी तर्क बुद्धि तो है कि वो खुद की हत्या नहीं करने देना चाहता दूसरों को। तो आपस में वो समझ बिठा के अपनी तर्क बुद्धि से ये तो कर लेते हैं कि जीवन रक्षा है वो एक प्राकृतिक अधिकार है। तर्क बुद्धि से वो आत्मरक्षा का रास्ता देखते हैं। होब्स प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम का अंतर स्पष्ट करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष की स्थिति बना देते हैं, जबकि प्राकृतिक नियम पर आचरण करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? प्राकृतिक अधिकार तो क्या है? सबके समान है। आप अगर लूटमार कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, आप किसी की हत्या कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्राकृतिक अधिकार में तो सब लगभग इक्वल हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? फिर समझ से कुछ ऐसे नियम बना लेते हैं जिनको उन्होंने प्राकृतिक नियमों की संज्ञा दी कि अपनी समझ से कुछ ऐसे नियम, जैसे कि सबसे बड़ा नियम क्या है? आत्मरक्षा। कि आत्मरक्षा है वो भाई आप ना मुझ पर अटैक करोगे ना मैं आप पे। तो इस अपनी तर्क बुद्धि से कुछ ऐसे नियम वो बना लेते हैं, तो वो प्राकृतिक अधिकारों से अलग है। ठीक है, उन्होंने अंतर किया है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब जिनके कारण संघर्ष की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि सबके अधिकार, सबकी शक्ति सेम है तो अधिकार भी सेम से ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसा तर्क बुद्धि से कुछ ऐसा आचरण करके वो लोग प्राकृतिक नियम बना लेते हैं तो ताकि वो अराजकता से बच सके। इस तरह होब्स 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें से 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उन्होंने कितने प्राकृतिक नियम बताए हैं? टोटल 19, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताए 3। पहला है प्रत्येक मनुष्य को शांति स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना चाहिए और शांति प्राप्ति की चेष्टा तब तक करनी चाहिए जब तक कि युद्ध सर्वथा अनिवार्य ना हो जाए। जब तक ऐसा लगे कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब तक आप शांति की चेष्टा रखो। तो पहला नियम क्या है? शांति स्थापना में सब मनुष्यों को सहयोग देना चाहिए। दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया? प्रत्येक व्यक्ति को शांति व आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने लिए केवल उतनी ही स्वतंत्रता का से संतोष करें जितनी वह अपने विरुद्ध दूसरों को दे सकते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि अपने प्राकृतिक अधिकार त्यागने को तैयार। किस सीमा तक? जिस सीमा तक भाई आप अगर ये चाहते हो कोई मेरी हत्या ना करे, यानी आप उसको रोक रहे हो कि तू सारे काम कर सकता है बट मेरी हत्या नहीं कर सकता, तो आप भी उसको ये अधिकार दो कि आप भी उसकी हत्या ना करो। ठीक है, यानी भाई अधिकार हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही होते हैं। वो आप चाहते हो कि वो आपकी हत्या ना करे, वो आपके घर में चोरी ना करे, तो आप भी ये सोचो कि वो भी आपसे यही चाहता होगा कि आप उसके घर में जाके चोरी ना करो, आप उसकी हत्या ना करो। अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अपने प्राकृतिक अधिकार उस सीमा तक त्यागो जिस सीमा तक आप अपने लिए उतनी ही स्वतंत्रता से संतोष करो जितना अपने विरुद्ध आप दूसरों को दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो क्या मतलब है? प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम में अंतर है। प्राकृतिक अधिकार क्या है? सबके लगभग सेम है, कोई किसी की जान माल की हानि पहुंचा सकता है क्योंकि शक्ति लगभग सब मनुष्यों की इक्वल है। बार बार रिपीट कर रही हूँ। प्राकृतिक नियम क्या है? अपनी तर्क बुद्धि से, जैसे किसी को भी जान से हाथ नहीं धोना, तो अपनी तर्क बुद्धि से लोग प्राकृतिक अवस्था में ऐसे नियम बना लेते हैं जिनमें से 19 नियम उन्होंने बताए हैं। तो 3 नियम महत्वपूर्ण है। पहला, हर कोई शांति के लिए प्रयास करेगा जब तक कि युद्ध सर्वथा अनिवार्य ना हो जाए। दूसरा, अपने प्राकृतिक अधिकार त्यागने को उस सीमा तक तैयार रहेगा जिस सीमा तक आप अपने विरुद्ध दूसरों को अधिकार दे सकते हो। अगर आप दूसरों को ये अधिकार नहीं दे सकते कि वो आपकी हत्या करे, तो आप भी ये एक्सपेक्ट करो कि दूसरा आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसकी हत्या ना करो। ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बताया?
व्यक्तियों द्वारा उन समझौतों का पालन करना चाहिए जो स्वयं उसके लिए हैं। ठीक है, तो यानी जो समझौते आपने बनाए हैं आपस में मिलकर उसका पालन करो। तो ये थे प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार।